Good evening to all. This is Padma Singh and welcome back to Polpath. आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रीवियस क्लासेस में हमने सिस्टम अप्रोच जो मार्टिन कॉपलान का व्यवस्था सिद्धांत था उस पर चर्चा की, डिस्कशन किया और उसको समझा। आज की क्लास में हम खेल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। गेम थ्योरी कैसे जो है आईआर में आई, किसके द्वारा लाई गई या सबसे पहले जो है इसका किस क्षेत्र में और किस विचारक के द्वारा प्रयोग किया गया, प्रतिपादन किया गया, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जाने की यहाँ पर पीजीटी टीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स आपको दिया जा रहा है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर अपलोडेड वीडियोज के थ्रू आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स वीडियोज के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसे अवेल करके अपने आप सारे नोट्स बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी जो पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप हैं उसमें सर्कुलेट करें और यदि आपको ये क्लास जरा भी यूजफुल लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम देखेंगे खेल सिद्धांत के बारे में। यदि अगर हम सबसे पहला कुछ जानना चाहते हैं तो वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत आरंभ में नहीं था। प्रारंभ में ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसका खेल सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं था। खेल सिद्धांत सर्वप्रथम गणित के क्षेत्र में वान न्यूमैन ने प्रतिपादित किया था। तो जो खेल सिद्धांत है ये सर्वप्रथम गणित के क्षेत्र में आया था। गणित के क्षेत्र में वान न्यूमैन के द्वारा किया गया था। वान न्यूमैन के द्वारा गणित के क्षेत्र में इसको प्रतिपादित किया गया था। गणित के बाद ये कहा जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया था। तो गणित के बाद वान न्यूमैन में कहा किया था? गणित में किया था, गणित के क्षेत्र में किया था और इसके बाद जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रयुक्त हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप नोट डाउन कर लेंगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं और आप अपने सभी नोट्स बना रहे हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमारे एक्सप्लेनेशन से सारे पॉइंट आप लिख रहे हैं। ये हम ऐसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि आपने अभी पेन पेपर नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके पेन पेपर ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये गणित के क्षेत्र में आता है खेल सिद्धांत वान न्यूमैन के द्वारा। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम बात करें आईआर में कौन इसको लाता है, तो आईआर में कुछ विचारक हैं जो इस सिद्धांत को गणित के क्षेत्र से आईआर में लेकर के आते हैं। कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मार्गेसर, कार्ल ड्वाइच और डुनफन लुइस, ये जो है प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने इस खेल सिद्धांत को आईआर में लाया है, गणित के क्षेत्र से इंटरनेशनल रिलेशन में लेकर के आए हैं। खेल सिद्धांत को राजनीति शास्त्र में 1960 में प्रयुक्त किया गया है। तो यहां से एक मेन पॉइंट ये देखिए कि 1960 के दशक में इसको जो है उपयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया। कहां पर? राजनीति शास्त्र में। तो जो ये खेल सिद्धांत है राजनीति शास्त्र में 1960 के दशक में इसका प्रयोग हुआ। आईआर में खेल सिद्धांत का सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग 3 विचारकों के द्वारा किया गया। कौन कौन से हैं? तो ये विचारक हैं मार्टिन कैप्लान, विलियम राइकर और थॉमस सेलिंग। 3 जो हैं ये थॉमस सेलिंग 3 विचारक प्रमुख हैं जो सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग किया है खेल सिद्धांत का। किसमें? आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में। आईआर में खेल सिद्धांत का प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक है, यानी कि इसका प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में किया गया। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, कम से कम हानि उठाना चाहता है। तो सभी गेम का यही उद्देश्य होता है कि जो खिलाड़ी उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या करना चाहते हैं? अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, अधिक से अधिक पॉइंट लेना चाहते हैं। तो वही यहाँ पर भी है। और खेल सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिससे प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि विजय प्राप्त करना चाहता है। इस विजय प्राप्त करने के लिए खेल में भाग लेता है।
तो जो अंतरराष्ट्रीय खेल सिद्धांत कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में प्रयोग किया गया, और इसमें जितने भी राष्ट्र भाग लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, अपने हितों को फुलफिल करने के लिए इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि खेल सिद्धांत को मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये भी एक यहाँ पर जो है मेन पॉइंट होता है आपका, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और जो खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत पे इस बात पर बल दिया जाता है कि राष्ट्रों को खेल के खिलाड़ियों के समान माना जाए, यानी कि जो राष्ट्र राज्य हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जितने भी राष्ट्र राज्य भाग ले रहे हैं, सामने आकर के जो है इस पॉलिटिक्स में सम्मिलित हैं, तो उनको खेल के खिलाड़ियों के समान ही माना जाए, ऐसा इसमें जो है बताया गया है। और आईपी में राज्यकर्ताओं को खेल की तरह समझने का प्रयास किया जाए। तो अर्थात राज्यकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को खेल के रूप में स्वीकार किया जाए, कि जो राज्यकर्ता यानी कि जो राष्ट्र राज्य हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी जो अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां हैं इसको एक खेल के रूप में स्वीकार किया जाए, और जो ये राष्ट्र राज्य हैं, ये जो राष्ट्र राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में, इनको खिलाड़ियों के समान स्वीकार किया जाए। तो ये एक मेन बात है कि जो ये गतिविधियां हैं ये खेल बन जाता है इसमें, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, खेल सिद्धांत के अंतर्गत, और जो नेता लोग हैं राष्ट्रों के, ये खिलाड़ी माने जाते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि खेल की समस्त प्रक्रिया युक्त पर नहीं आधारित होती है, युक्त पर आधारित होती है, यानी कि जो युक्तियां होती हैं, नीतियां होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, उस पर, ट्रिक्स पर, युक्ति पर, जो जितनी भी प्रक्रिया है इस सिद्धांत की युक्ति पर आधारित होती है, संयोग पर नहीं होती है, यानी कि संयोग के भरोसे यहाँ पर कुछ नहीं रखा जाता है। इसके कई स्वरूप हैं इस गेम थ्योरी में, जैसे कि जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम और कैदी विधि, बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जीरो सम गेम देखते हैं। जीरो सम गेम के मेन पॉइंट भी आप जो है नोट डाउन, जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। तो जो जीरो सम गेम में सबसे पहले पॉइंट ये है कि खेल के सिद्धांत के अनुसार यह खेल का पहला प्रारूप है। तो ये क्या है, खेल का पहला प्रारूप है। जो जीरो सम गेम है ये खेल का पहला प्रारूप है, और खेल के इस स्वरूप को कांस्टेंट सम गेम भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जीरो सम गेम का कांस्टेंट सम गेम, ये इसका दूसरा नाम है। खेल का यह स्वरूप विशुद्ध संघर्ष पर आधारित होता है। इसमें मतलब बहुत जो है संघर्ष होता है, और खेल के इस सिद्धांत में या इस स्वरूप में एक पक्ष अनिवार्य रूप से क्या होता है, विजेता होता है, और दूसरा पक्ष क्या होता है, अनिवार्यतः पराजित होता है, यानी कि एक पक्ष की जीत होती है और दूसरे की हार होती है। यहाँ पर ये एक अनिवार्य प्रोसेस है, मैंडेटरी प्रोसेस है। खेल के इस प्रारूप में दोनों पक्ष हारना नहीं चाहते, यानी कि जो पक्ष इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो पक्ष, उनमें से कोई भी हारना नहीं चाहता। हारना तो कोई भी नहीं चाहता, कोई भी खेल हो, कोई भी प्रक्रिया हो, कुछ भी हो, तो कोई हारना नहीं चाहता। हर कोई क्या करना चाहता है, विजय हासिल करना चाहता है, पॉइंट लेना चाहता है। और ये राष्ट्र क्यों नहीं हारना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित दांव पर लगा होता है। ये हार जाएंगे तो इनका राष्ट्रीय हित फुलफिल नहीं होगा, इसलिए इनका जो है इस प्रारूप में दोनों पक्ष यहाँ कौन होगा, दो राष्ट्र होंगे। दोनों राष्ट्र जो यहाँ पर भिड़े हुए हैं, आमने सामने है, कोई हारना नहीं चाहता, क्योंकि इनका हारते ही इनके राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है वो उनका फुलफिलमेंट नहीं होगा, इसलिए इनका राष्ट्रीय हित दांव पर लगा होता है। और क्या होता है, एक और पॉइंट है इसमें कि इस स्वरूप में, खेल के इस स्वरूप में केवल दो ही खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया है कि दोनों पक्ष हारना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका राष्ट्रीय हित दांव पर लगा होता है। तो यहाँ पर दो ही पक्ष होते हैं, केवल दो खिलाड़ी होते हैं, दो पक्ष होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो राष्ट्र राज्य होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में चालें भी बहुत सीमित होती हैं, बहुत ज्यादा चालें ये नहीं चल पाते हैं, चालें इतनी सीमित होती हैं, उन्हीं चालों का प्रयोग करके इनकी ये हार या जीत को पाते हैं। खेल के इस रूप में खेल का परिणाम शून्य होता है। तो
यहाँ इसका क्या हो जाएगा, परिणाम इसका जो है शून्य होता है। ये भी एक पॉइंट है, इसका परिणाम शून्य होता है क्योंकि एक का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होता है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका परिणाम कैसा होता है, शून्य होता है। और खेल का यह प्रारूप कैसा है, द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर लागू होता है। तो द्विपक्षीय यहाँ पर दो राष्ट्र होते हैं जिनके बीच में कुछ संबंध होते हैं और उन्हीं के बीच में हार जीत का फैसला होता है कि कौन अपना राष्ट्रीय हित को फुलफिलमेंट करता है और कौन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर मेन क्या है, दो पक्ष होते हैं, एक की हार दूसरे की जीत होती है और सीमित चालें होती हैं। परिणाम कैसा होता है, शून्य होता है और द्विपक्षीय जो दो राष्ट्रों के बीच में संबंध होते हैं। और ये खेल का पहला प्रारूप है। इसका नाम क्या है, कांस्टेंट सम गेम, इसका ये नाम है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, नॉन जीरो सम गेम देखेंगे हम। तो नॉन जीरो सम गेम के भी कुछ मेन पॉइंट हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो नॉन जीरो सम गेम है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से नॉन जीरो सम गेम को क्या बोलते हैं, मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल कहा जाता है। मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल कहा जाता है। कैसे, मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से इसको मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल कहा जाता है, या इसका आप दूसरा नाम रख सकते हैं जो नॉन जीरो सम गेम है इसका। इसे परिवर्तनशील सम गेम भी कहा जाता है। तो इसका एक ये तीसरा नाम हो गया, परिवर्तनशील सम गेम। तो ये नाम आप पक्का याद रखेंगे। नॉन जीरो सम गेम को मिश्रित अभिप्रेरणा का खेल, परिवर्तनशील सम गेम, इन नामों से जाना जाता है। इसमें सभी खिलाड़ी साथ साथ जीत सकते हैं और साथ साथ हार सकते हैं, अर्थात इसमें एक की जीत दूसरे की हार नहीं होती है। तो देखो, जीरो सम गेम में क्या है और नॉन जीरो सम गेम में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो जीरो सम गेम है उसमें एक की हार दूसरे की जीत निश्चित है, मैंडेटरी है। बट जो नॉन जीरो सम गेम है इसमें दोनों ही मतलब दोनों साथ साथ हार सकते हैं, दोनों साथ साथ जीत सकते हैं। यानी कि जिन बातों पे बात अटकी हुई है तो उनके फैसले ऐसे किए जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा इस राष्ट्र का फायदा हो जाए, थोड़ा सा इस राष्ट्र का फायदा हो जाए। जो निर्णय लिए जाते हैं तो या जो समझौते कराए जाते हैं, यदि कोई तीसरा राष्ट्र बीच में आकर के समझौता करा रहा है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे समझौते किए जाते हैं कि दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा लाभ, थोड़ा थोड़ा हानि हो जाए और दोनों उस समझौते पर राजी हो जाए। तो ये नॉन जीरो सम गेम होता है। नॉन जीरो सम गेम में क्या है, इसमें कि ये हार और जीत दोनों साथ साथ इसमें होती है और ये संघर्ष और सहयोग पर आधारित गेम है, प्रारूप है, स्वरूप है। नॉन जीरो सम गेम कैसा है, संघर्ष और सहयोग यहाँ दोनों जो है देखने को मिलता है, दोनों होता है। और नॉन जीरो सम गेम के दो स्वरूप होते हैं। तो कौन कौन से दो स्वरूप होते हैं नॉन जीरो सम गेम के? दो स्वरूप हैं, 2 पर्सन नॉन जीरो सम गेम एंड n पर्सन नॉन जीरो सम गेम। ये इसके दो स्वरूप है। किसके? नॉन जीरो सम गेम के दो स्वरूप और होते हैं। कौन कौन से हैं? ये इसके उप स्वरूप है, आप उप स्वरूप कह सकते हैं, नाम नहीं है। नॉन जीरो सम गेम के नाम तो ये हो गए, मिश्रित अभिप्रेरणा, परिवर्तनशील सम गेम, ये इसके नाम हो गए। और ये क्या है? ये इसके स्वरूप है, यानी कि ये इसके उपभाग कह सकते हैं या उप स्वरूप कह सकते हैं। ये हैं, कौन कौन से हैं? 2 पर्सन नॉन जीरो सम गेम एंड n पर्सन नॉन जीरो सम गेम। ये जो है इसके स्वरूप हैं। जब खिलाड़ियों की संख्या अधिक होती है तो एक छोटे संगठन का निर्माण हो जाता है जिसे अल्प गठबंधन कहते हैं। तो जब खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, छोटे छोटे गठबंधन बन जाते हैं उनके बीच में, और इस गठबंधन में खेल के भीतर खेल होता है। तो खेल के भीतर खेल शुरू हो जाता है। जैसे बहुत सारे, जब कहीं पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो उनकी एक तो वो ग्रुप है कि ठीक है, ये ग्रुप इस चीज में पार्टिसिपेट करने आया है, बट उनके बीच में बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के। अगर एक जैसा इंटरेस्ट हुआ, एक जैसी सोच हुई, एक जैसा उनका उद्देश्य हुआ, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो वही चीज यहाँ भी है। तो जब संख्या बहुत अधिक होती है तो छोटे छोटे दूसरे संगठन भी इसी के अंतर्गत बन जाते हैं और खेल के भीतर ही खेल होता है, यानी कि खेल के भीतर और दूसरे खेल भी स्टार्ट हो जाते हैं।
तो आप इसको मान सकते हैं रणनीतियां, ठीक है। एक तो पूरे होल में चल रही है और फिर प्लस ग्रुप, जो उस बड़े ग्रुप के अंतर्गत छोटे-छोटे ग्रुप हैं, उनके बीच में भी अपनी छोटी-छोटी रणनीतियां चलती रहती हैं। तो खेल के भीतर खेल यहाँ पर होता है। विलियम राइकर जो है, इनके अनुसार अगर देखें तो खेल सिद्धांत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो विलियम राइकर के अनुसार खेल सिद्धांत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये आप नोट करेंगे। और इसमें गठबंधन के सिद्धांत के माध्यम से समूहों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, समूह का अध्ययन होता है, जो व्यक्तियों का समूह होता है, इनके गठबंधन होते हैं, संगठन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। आगे विलियम राइकर आगे भी बोलते हैं, ये काफी प्रमुख जो है विचारक हैं, ये बताते हैं कुछ गठबंधन की विशेषताएं बताते हैं। कौन कौन सी हैं? आकार का नियम, तो ये रहे विलियम राइकर। विलियम राइकर ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, किसकी? गठबंधन की। तो विलियम राइकर के अनुसार जो है विशेषताएं किसकी? गठबंधन की। कौन कौन सी हैं? एक तो इन्होंने आकार का नियम बताया, ये विशेषता है किसी भी गठबंधन की। दूसरा बताया है सामरिक नियम, और तीसरा बताया है वैषम्य नियम। ये 3 प्रकार के इन्होंने विशेषताएं बताई हैं, या आप कह लीजिए कि नियम बताए हैं। इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि आकार का नियम क्या कहता है। तो आकार के नियम में गठबंधन का आकार उस परिस्थिति में बढ़ता जाता है जब इसके विजय की संभावना प्रथम होती है, क्योंकि विजय की संभावना देखकर ही किसी भी संगठन में विशेष देश सक्रिय रूप से जुड़ जाते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप जो है किसी पार्टी को देख रहे हैं कि ये विजयी होने वाली है, जो पोल वगैरह होते हैं उसमें साफ-साफ, या उसकी प्रसिद्धि या उसका जो है प्रचार या उसकी ख्याति इतनी बढ़ी हुई है कि साफ-साफ दिख रहा है कि ये पार्टी जीतेगी, तो हम वोट उसी को देते हैं। तो या फिर हमारा कोई अपने एरिया का है कि ये बंदा जीतेगा, तो हम उसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो जीतने वाला होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो पावरफुल होता है, लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ भी यही है कि इस गठबंधन में क्या होता है कि आकार बढ़ता जाता है, और जब इसके विजय की संभावना प्रथम होती है, तो क्योंकि जब विजय की संभावना होती है तो लोग जो देश होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, और जितने देश जुड़ते चले जाते हैं उतना इसकी जो है आकार बढ़ता चला जाता है। दूसरा नियम क्या है? सामरिक नियम। सामरिक नियम को अब हम देख लेते हैं। गठबंधन का निर्माण सदैव विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो सामरिक का मतलब क्या होता है? सामरिक का मतलब ही युद्ध होता है। तो रणनीति, युद्ध, इन सब से ये रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि इसका निर्माण, इस गठबंधन का जो निर्माण है वो विजय प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है, और जो इसके सदस्य देश होते हैं उनको अधिकतम लाभ प्राप्त कराने के लिए किया जाता है। तीसरा है वैषम्य अवस्था का नियम। ये देख लेते हैं, ये क्या कहता है। इस नियम के अनुसार गठबंधन के निर्माण में अस्थायी और वैषम्य की अवस्था सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां समय के साथ परिवर्तनशील होती हैं। तो आई थिंक ये जो विलियम राइकर ने किसी भी गठबंधन की विशेषताएं बताई हैं या नियम बताए हैं, ये 3 प्रकार के हैं, और तीनों प्रकार को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम देखेंगे दूसरा सिद्धांत, चिकन गेम सिद्धांत। चिकन गेम सिद्धांत, इसके जो है मेन पॉइंट देखते हैं। यह मॉडल जो है N0 सम गेम मॉडल का एक स्वरूप माना जाता है, यानी कि उसी का एक स्वरूप माना, जो N0 सम गेम थ्योरी है या N0 सम गेम मॉडल है, उसी का एक स्वरूप माना जाता है, यानी कि उसी का बराबर इक्विवेलेंट ये माना जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत एक खिलाड़ी को अपने हितों में व्यापक वृद्धि करना मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि कोई खिलाड़ी जो है अपने हितों में व्यापक वृद्धि करना चाहता है, और वह इस बात से बिल्कुल बेपरवाह होता है कि दूसरे को कितना लाभ मिला, यानी कि वो उसको सिर्फ जो खिलाड़ी मतलब देश, यहाँ पर खिलाड़ी का मतलब देश है। तो एक देश सिर्फ अपने हितों को व्यापक करना चाहता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हित जो है फुलफिल करना चाहता है, और
इस बात की उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती कि दूसरे देश को कितना लाभ या हानि हो रहा है। तो इसका ये एक मेन पॉइंट हुआ। और अगला क्या है कि इस मॉडल के अंतर्गत यदि कोई राष्ट्र अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के इरादे की पूरी तरह समझता है, तो ही वह ऐसी स्थिति का अनुसरण कर सकता है जिसमें उसके अपने हितों की पूर्ति हो जाए, चाहे दूसरे को कुछ भी लाभ हो। अगला पॉइंट इसका है, इस मॉडल का प्रयोग वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संकटपूर्ण परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसका जो ये मॉडल है, संकटपूर्ण परिस्थितियों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 1962 का क्यूबा संकट। 1962 का जो क्यूबा संकट हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट, ये एक उसका एग्जाम्पल है। तो ये होता है, इसमें जो चिकन गेम सिद्धांत है, तो इसका एक मेन पॉइंट ये है कि इस मॉडल का प्रयोग सीमित युद्ध और निशस्त्रीकरण की व्याख्या के लिए किया जाता है। तो ये इसके जो है कुछ 3 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप अपने शब्दों में इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो चिकन गेम सिद्धांत के मेन पॉइंट यही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सिद्धांत क्या है हमारा, तो कैदी दुविधा मॉडल, ये अगला मॉडल है हमारा। इसमें क्या है कि जो कैदी होते हैं, तो कैदियों का एग्जाम्पल देकर के उनसे कोई अपराध हुआ, हत्या हुआ, तो कैसे सच्चाई को निकलवाना है, तो कैदियों का एक प्रकार से एग्जाम्पल दे करके, और जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनको उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाए, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इस मॉडल को बताते हुए कैसा कैदियों का एग्जाम्पल लिया गया है। तो इसके सबसे पहले हम प्रतिपादक की बात कर लेते हैं। कैदी दुविधा मॉडल के प्रतिपादक कौन है, थॉमस सेलिंग है। थॉमस सेलिंग इसके प्रतिपादक है। और इस मॉडल के अंतर्गत किसी जेल में हत्या का अभियोग है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि हत्या किसने की है। तो ये यहाँ पर जेल और कैदियों का उदाहरण आपको दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जेल अधिकारी दोनों कैदियों को अलग अलग स्थान पर रखते हैं और उन्हें आपस में वार्ता नहीं करने दिया जाता है। हत्या की सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों कैदियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, यानी कि उनको अलग अलग रख दिया जाता है और अलग अलग पूछताछ की जाती है। एक साथ पूछताछ की जाएगी अगर उनको, तो वो सांठ-गांठ कर लेंगे कि ठीक है, तुम भी यही बोलना, मैं भी यही बोलूंगा। और इसलिए उनको क्या है, अलग अलग रखा जाता है, एक दूसरे से वार्ता नहीं करने दी जाती है, एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है, और अलग अलग उनसे क्या होता है, सच्चाई उगलवाने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे में क्या है, वो सांठ-गांठ नहीं कर पाते हैं। तो पहले कैदी के साथ क्या होता है कि यदि कैदी हत्या के अपराध को स्वीकार कर ले, तो इससे क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाएगा और उसे इनाम भी दिया जाएगा, और जो दूसरा कैदी होगा उसको दंड दिया जाएगा। यदि दोनों कैदियों में से जिनको अलग अलग रखा गया है, किसी एक ने मतलब अपराध को स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा कि उस कैदी को जो है पुरस्कार दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा, और दूसरे कैदी को क्या कर दिया जाएगा, जिसने स्वीकार नहीं किया है उसे दंड दिया जाएगा। और यदि दोनों कैदी हैं, दोनों कैदी हैं अपराध को स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जब दोनों ही मतलब अलग अलग करके इतनी पूछताछ कर ली और दोनों ही अपराध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने अपराध नहीं किया है। नहीं तो क्या होता, जब अलग अलग पूछताछ होती है तो इस तरह से बातें बनाई जाती है, इस तरह से उनको बातों को घुमाया जाता है, इस तरह से वहां रणनीति अपनाई जाती है कि कैसे न कैसे करके वो खोल ही देते हैं। कहेंगे कि ठीक है, दूसरा तो ये बता रहा कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जबकि दूसरे ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो पहले जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कैदी है, अपराधी है, तो वो अपना सच्चाई उगल देगा कि नहीं, वो तो ऐसा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा 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 था। तो ये सब ट्रिक्स अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपना अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही अपराधी नहीं है, उनको मुक्त कर दिया जाता है। और यदि दोनों कैदी अपराध को स्वीकार करते हैं, तो दोनों को दंडित किया जाता है। यदि दोनों अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों को दंडित किया जाता है। दोनों कैदी को आपस में वार्तालाप नहीं करने दिया जाता है। यदि दोनों को वार्तालाप करने दिया जाता है, तो दोनों स्थिति को स्वीकार करके दंड से बच सकते हैं, यानी कि सांठ-गांठ करके कुछ
जो है इस तरह से बातें बताएंगे, इस तरह से सच्चाई को छुपा लेंगे कि वो दंड से बच सकते हैं, इसलिए वार्ता करने से उनको रोका जाता है। तो यही दुविधा मॉडल जो है दो राष्ट्रों के बीच में होती, यही दुविधा जैसी दुविधा दो कैदियों के बीच में हो रही, यही सेम दुविधा दो राष्ट्रों के बीच में होती है। मतलब ये जो कैदियों का और जेल का एग्जाम्पल दे करके ये दो राष्ट्रों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रत्येक राष्ट्र इस बारे में अनिश्चित रहता है कि दूसरा इसके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा या अविवेकपूर्ण व्यवहार करेगा, ऐसा यहाँ बताया गया। इसी कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर स्थिति बनी रहती है और जो परस्पर संशय को जन्म देती है। तो जिस प्रकार दोनों कैदियों को अलग अलग रह करके उनसे वार्ता नहीं करने दिया जाता है और वहां पर क्या होता है, सब कुछ अनिश्चित रहता है दोनों के बीच में कि पता नहीं वो क्या बोलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, और संशय की स्थिति बनी रहती है। यही दुविधा जो है दो राष्ट्रों के बीच में होती है, क्योंकि इस बारे में एक राष्ट्र को ये नहीं पता होता है कि दूसरा राष्ट्र उसके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा या अविवेकपूर्ण व्यवहार करेगा। और ऐसी स्थिति बनी रहती है, गंभीर स्थिति इस तरह की दो राष्ट्रों के बीच में बनी रहती है, जो परस्पर संशय यानी कि शक, शंका, डाउट, इन सबको जन्म देती है और वहीं से जो है चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं या फिर वहां पर एक डाउट बना रहता है। तो ये जो गेम थ्योरी है, खेल सिद्धांत है, ये बहुत ज्यादा, ये पहली बात तो गणित का विषय है, गणित क्षेत्र में इसको लाया गया था। वहां गणित क्षेत्र में इसका काफी डेप्थ जो है, न्यूमेरिकल वगैरह सारे यूज किए जाते हैं, बट राजनीति में इसको दूसरी तरह से, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, आईआर में, आईपी में इसको दूसरी तरह से यूज किया गया। और पीजीटी में यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना सफिशियंट है, बाकी आप प्रैक्टिस लगाएं, वहां से चीजें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। पेपर लेकर के प्रैक्टिस करें आईआर की, जो खेल सिद्धांत है इस पर। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ बता दिए और खेल सिद्धांत का आज टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा अंतरराष्ट्रीय में निर्णय निर्माण का सिद्धांत। तो जो आईपी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण का सिद्धांत को हम अगले सेशन में लेकर के चलेंगे और इसके प्रतिपादक कौन है, स्नाइडर है। आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और यदि ये क्लास आपको यूजफुल लग रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।